अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक है। तो बेसिकली आज हमने एक टॉपिक उठाया है फॉर एमडीके प्रिपरेशन के लिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसकी वर्किंग, फंक्शन और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री को। हमने सवाल ये जनरेट होता है कि हमने इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्यों नहीं दिया। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है आपको मैं क्लियर कर दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ड हम उसके साथ यूज़ करते हैं जिस टेक्निक पे हमने लाइट का इस्तेमाल किया है, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया या एनएमआर हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइट का इंटरेक्शन करते हैं मैटर के साथ और फिर हम वो टेक्निक यूज़ करके हम बता सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनल ग्रुप या उसकी जो कंजुगेशन या उसकी जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वगैरह। लेकिन इस टेक्निक में हमने कोई लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से हम इसको किस नाम से पुकारते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब ये स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री का हमने कंसेप्ट क्लियर किया, दूसरा सवाल आता है कि यार ये फंक्शन किस तरह करता है। तो बेसिकली ये डायग्राम है, ये इसकी फंक्शनिंग है और इसमें जो है आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ इसके जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनिंग है। तो हम एक एक पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस भी करते हैं, डायग्राम को भी देख के हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे देखा कि यहाँ पे सैम्पल इंटर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम सैम्पल को इंटर करते हैं। यहाँ पे अक्सर सैम्पल जो है हम उसको करते हैं गैसियस फॉर्म में, इसको वेपर की फॉर्म में करते हैं ताकि ये इजीली जो है वो हम इसको डिटेक्ट कर सकें या इजीली इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आ सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने क्या किया, द सैम्पल इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, इस तरह इसका फंक्शन हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूलर आयन M+ पीक। तो यहाँ क्या करेंगे आप, जैसे इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये जो आयन एक्सेलरेटेड जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल या उस सैम्पल आयन जो भी आपका है उसको हम आयोनाइज करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। आप इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी सैंपल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको याद करने का तरीका ये है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गलत काम कर रहा है, तो नेगेटिव साइन उसके ऊपर आती है। तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगी, M+ पीक इसको भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पार्ट। जिस तरह अगर हम देखें कि CH4 जैसे मीथेन है, तो जैसे आपने इस पे जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो यहाँ पे इसके ऊपर साइन आता है, यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किया वो नज़र आ रहा है आपको, और एक मीथेन का अपना एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखिए आप प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो मीथेन के ऊपर क्या चार्ज बनेगी, पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चार्ज नहीं बनी, और CH के नीचे 4 लिखना था वो भी नहीं लिखा, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें। तो सेकंड स्टेप ये है आपका। थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं, अगर हम वापस डायग्राम में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर और नीचे जो है वो आपके क्या लग रहे हैं, फील्ड लगी हुई है। तो जाहिर है इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव फील्ड इसके सामने रखी जाती है ताकि ये पॉजिटिव क्या करे, उस नेगेटिव की तरफ मूव कर सके। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, वो जनरेट हो जाती है। तो ये क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, यानी तेज़ी से जो है वो आगे मूव करेंगे टूवर्ड अपोजिट फील्ड। पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव फील्ड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई, ऑल आयंस रिसीव अप्रॉक्सीमेटली द सेम काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे रिलेटेड आगे एक MCQs भी आएगा, तो यही पॉइंट उसमें जो है वो उसका आंसर होगा
कि जितने भी आयंस हैं वो सब के सब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं क्वेश्चंस का पार्ट करूँगा तो आपको वो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। फोर्थ जो है इसका पार्ट वो है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है कि द आयन बीम passes through a magnetic or electric field, ions are separated according to their mass to charge ratio। यानी अब क्योंकि उस जो फ्रेगमेंट आपने बनाए हैं, उस सैंपल को जो आपने ब्रेक डाउन किया, तो उसमें जो है वो लाइटर आयंस भी बनेंगे, हेवियर आयन भी बनेंगे। किसी का मॉलिक्यूलर मास 15 होगा, किसी का 30 होगा, 35 होगा, तो वो हेवियर है। 15-10 वाला लाइटर है। तो ये वही बात कर रहा है कि लाइटर आयंस और आयंस विथ हायर एनर्जी आर डिफ्लेक्टेड मोर, तो ये ज़्यादा जो है वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, जबकि हेवियर आयन क्या होंगे, वो लेस डिफ्लेक्टेड होंगे। जैसे मैं आपको अगर डायग्राम में समझाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आयन की डिफ्लेक्शन है, आप देख सकते हैं जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर में एक आपको लाइन नज़र आ रही है जो बिल्कुल टॉप और बॉटम में आपको नज़र आ रही है, और एक आपको लाइन जो सेंटर में नज़र आ रही है। तो आप समझ सकते हैं जो टॉप और बॉटम में जो जा रही हैं ये क्या हुई हैं, ये लेस डिफ्लेक्ट हुई हैं, बल्कि ये जो है ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई हैं। क्योंकि ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई हैं वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन में वहाँ पे ये अट्रैक्ट हुई हैं, जैसे इनका एंगल काफ़ी ज़्यादा बना है। जबकि जो सेंटर में आपको जो नज़र आ रही है वो लेस डिफ्लेक्ट है, क्योंकि वो जैसे स्ट्रेट आ रहे थे वो स्ट्रेट ही जाके डिटेक्टर पे जो है वो पहुँच गए। तो जो सेंट्रल है वो लेस डिटेक्टर है, लेस जो है वो क्या कहते हैं वो डिफ्लेक्टेड हैं, और जो टॉप और बॉटम में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो हेवियर डिटेक्टेड है, उनके ऊपर ज़्यादा जो है फील्ड का असर हुआ है। तो ये वही बात कर रहा है, लाइटर जो आयंस हैं और हेवियर आयन में यहाँ पे क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद जो पांचवा डिटेक्शन, द सेपरेटेड आयंस स्ट्राइक अ डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, इसको सिग्नल एक प्रोड्यूस करता है जिसमें आपको जो स्पेक्ट्रम आपको जो नज़र आता है। यानी उसके बाद डिटेक्टर का काम शुरू हो जाता है, जो क्या करता है, आपको स्पेक्ट्रम में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसीटोन की एग्जांपल लूँ तो एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 58 है, ठीक। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पीक आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो 58 पे बनेगी, फ्रेगमेंट आयन 43 पे बनेगा इसका, और द पीक यानी बेस्ड पीक है वो आपकी 43 पे बनेगी। अब आप ये मतलब ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, फ्रेगमेंट आयन पीक है, बेस आयन पीक है, ये क्या है। तो सबसे पहले हम पीक्स को समझते हैं कि पीक्स क्या है, फिर आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, तो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो क्या है, वो बेसिकली हेल्प्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट। इसको m+ पीक के से भी जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये वो पीक है जो आपके सैंपल के एक्चुअल उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बताता है। जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है 46, तो इसकी पीक भी क्या बनेगी, 46 पे बनेगी। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे जो हमने लिया एसीटोन लिया, प्रोपेनॉन लिया, तो प्रोपेनॉन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 58। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे एक आपको पीक नज़र आ रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है M+, यानी मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो आप देख सकते हैं वो जो पीक है वो 58 पे बनी हुई है। तो राइट साइड पे एक जो बड़ी पीक आपको अगर नज़र आए तो वो सैंपल की क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर आयन, यानी जो उसका एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसका जो है वो ये पीक आपको बताती है। उसके बाद जो दूसरी पीक है जिसको हम बेस आयन पीक कहते हैं, बेस आयन पीक क्या है, इज़ द मोस्ट इंटेंस यानी टॉलेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम। ये सबसे जो बड़ी पीक है वो आपकी बेस आयन पीक कहलाती है। और ये जो है वो बड़ी पीक क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है वो अगर आप देखें तो स्टेबल आयन पाए जाते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको बेस आयन पीक आपको नज़र आ रही है 43 पे। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पीक है 43 पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैंपल बना है वो CH3CO+, यानी ये जो
आयन है ये सबसे ज़्यादा जो है डोमिनेंट है, स्टेबल है इस पूरे कंपाउंड में। CH3CO+ जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन है, इस वजह से इसके सबसे ज़्यादा सैंपल पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पीक है वो टॉलेस्ट है, सबसे बड़ी है। तो इसको हम बेस आयन पीक कहते हैं, जो सबसे बड़ी पीक है। जो थर्ड है, जैसे यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, बेस पीक सबसे बड़ी है, मॉलिक्यूलर आयन जो इसका एक्चुअल में जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। और जो फ्रेगमेंट पीक है, फ्रेगमेंट पीक हम कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आपको पीक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पीक्स हैं ये फ्रेगमेंटेड है, यानी जब आपने सैंपल को ब्रेक डाउन किया तो सैंपल मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में टूटा। जैसे आप देख सकते हैं एक आपको फ्रेगमेंट CH3+ नज़र आ रहा है, उसका बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर मास 15 है, उस पर आपको पीक नज़र आ रही है। एक फ्रेगमेंट इसमें टूटा, एक फ्रेगमेंट आपका C2H3+ पे टूटा, उसकी एक पीक आपको नज़र आ रही है। एक फ्रेगमेंट आपका CH3 पे टूटा तो 39 पे आपको एक पीक नज़र आ रही है। एक फ्रेगमेंट आपका CH2CO+ पे टूटा तो 42 पे आपको एक पीक नज़र आ रही है। तो ये जो पीक्स होते हैं, ये फ्रेगमेंट जो लेफ़्ट साइड पे आपको जो पीक्स नज़र आते हैं, ये फ्रेगमेंट्स की वजह से आते हैं। जो आपने सैंपल को जो ब्रेक डाउन किया है, उसको वेपर की फॉर्म में जो आपने उसको कन्वर्ट किया है, तो उसकी वजह से जो फ्रेगमेंट्स बने, ये उसके पीक को शो कर रहा होता है। तो उसके बाद अगर हम ये बात जो जैसे मैंने आपको कहा फ्रेगमेंट एंड पीक्स, उसके बाद एक आइसोटोप पीक्स भी है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर मास है वो 12 होता है, लेकिन एक C13 भी होता है, उसको हम M+1 पीक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये एक पीक आपको जो 58 पे जो मॉलिक्यूलर पीक है, एक आपको 59 पे भी एक पीक आपको नज़र आ रही है, एक 57 पे भी नज़र आ रही है। ये बेसिकली किसकी वजह से, ये आइसोटोप पीक की वजह से आते हैं। अगर मिसाल इस एसीटोन में अगर एक C13 आ गया तो इसका एक मास बढ़ जाएगा, तो 59 पे पीक आपको नज़र आएगी। और ऐसा भी होता है कि अगर इसका एक जो है वो -1 मतलब एक आइसोटोप कम है, तो ऐसा भी उसकी वजह से भी आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि ये आइसोटोप मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कार्बन है C12 C13 है, हाइड्रोजन का H1 भी है, ड्यूटेरियम H2 भी है, ऑक्सीजन का 16 भी है तो 17 भी है, ठीक है। तो जिस तरह नाइट्रोजन का 14 है तो 15 भी है। तो ये जो पीक्स आपको नज़र आती हैं, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक के आगे M+1, क्योंकि एक उसका मास बढ़ गया तो आपको नज़र आएगी, और अगर एक मास कम हो गया वो भी आइसोटोप की वजह से, तो M-1 पे आपको एक पीक नज़र आएगी। तो ये कहलाती है आइसोटोप पीक्स। तो बेसिकली 4 पीक्स होती हैं एक स्पेक्ट्रम में, एक आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक, एक आइसोटोप पीक, एक बेस आयन पीक, और एक जो है फ्रेगमेंट्स आयन पीक। तो ये पीक्स होती हैं जो स्पेक्ट्रम में नज़र आती हैं। तो ये आपको समझना बहुत लाजमी था, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन आएगा फिर आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो हम आते हैं अब MCQs की तरफ। अब जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैंने जो है वो कितना मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो क्वेश्चंस करना बहुत लाजमी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो पता कैसे चलेगा कि यार मैंने जो है वो पढ़ा है वो मुझे कितना समझ आया है। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो ये जी, तो अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। अब हम बात करते हैं MCQs की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल आपसे पूछ रहा है, कंपाउंड गिव्स द फॉलोइंग मेजर पीक इन इट्स मास स्पेक्ट्रम। अब बेस पीक आपको दे रहा है 29 और मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको दे रहा है 44। तो सवाल में ही आप देख सकते हैं कि एक आपको बेस पीक दे रहा है। बेस पीक वो होता है जो हाईएस्ट पीक होती है, और जो मॉलिक्यूलर आयन पीक वो क्या होता है, जिसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ए ऑप्शन भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हैं, तो मैं जो है वो बी पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप देखें बी का ऑप्शन क्या कह रहा है, द कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44। डेफिनेटली मुझे पता है मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, मॉलिक्यूलर मास को बताता है।
एंड फॉर्म अ वेरी स्टेबल फ्रेगमेंट ऑफ मास 29। और जो बेस पीक है वो एक स्टेबल है और सबसे हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है। तो मुझे जो है वो इसका कंसेप्ट क्लियर था, इस वजह से मैं जो है वो डायरेक्ट अपने ऑप्शन पे आ गया। तो बी इसका आंसर है। ठीक है, तो जब आपके पास आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट आंसर में जा सकते हैं, वरना आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन में भी जाना पड़ेगा, बी में भी जाना पड़ेगा, सी में भी जाना पड़ेगा और डी में भी जाना पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि 2 आयन्स इंटर द एनालाइजर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। 2 आयन है जो कि स्पेक्ट्रोमीटर ने उसको एनालाइज किया। एक का मास टू चार्ज है 20 एंड +1 और दूसरे का 40 एंड +2। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ये ऑप्शन दे रहा है एक्स एंड वाई विल अपीयर एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों डिफरेंट पोजीशन में जाएंगे। एक्स विल डिफ्लेक्ट मोर देन वाई, एक्स वाई से मोर डिफ्लेक्ट होगा। वाई विल डिफ्लेक्ट मोर देन एक्स, क्या वाई मोर देन एक्स से डिफ्लेक्ट होगा, या एक्स एंड वाई विल अपीयर एट द सेम मास टू चार्ज वैल्यू। अब देखिए इसमें आपसे वो कह रहा है कि मास टू चार्ज वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो मास टू चार्ज रेशो के हिसाब से जो है वो डिवीज़न करता है और डिफ्लेक्शन भी इसी की बेसिस पे। तो अगर आप गौर करें तो मास जो एक्स वाले का है उसमें 20 का मास है तो चार्ज 1, तो मास टू चार्ज रेशो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। 20 को डिवाइड करें +1 के साथ तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम y को देखें, y का 40 है और चार्ज +2 है, तो 40 को +2 से अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है इसका, क्योंकि एक्स एंड वाई विल अपीयर एट द सेम मास टू चार्ज वैल्यू। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मास टू चार्ज रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो सेम है तो वैल्यू भी सेम है, तो जो अपीयर होंगे वो भी सेम मास टू चार्ज वैल्यू पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो आपसे क्या कह रहा है, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑफ ए कंपाउंड इज एब्सेंट बट मेनी फ्रेगमेंट पीक्स आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो किसी भी सैंपल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बताता है। अब वो एब्सेंट है लेकिन बहुत से फ्रेगमेंट पीक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। और फ्रेगमेंट पीक्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपने सैंपल को क्या किया, उसको वेपराइज किया, उसको जो है आपने आयोनाइज किया। तो इसकी क्या वजह है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, क्या हो सकता है? कंपाउंड वाज नॉट आयोनाइज, नहीं आयोनाइज तो होगा, इसी वजह से तो फ्रेगमेंट्स बने हैं। द मॉलिक्यूलर आयन इज अनस्टेबल एंड ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स रैपिडली। जी, मॉलिक्यूलर आयन इज अनस्टेबल, हाँ मॉलिक्यूलर आयन अनस्टेबल है, इस वजह से उसकी पीक नज़र नहीं आई, ये ऑप्शन हो सकता है। द डिटेक्टर फेल टू वर्क, नहीं ये गलत है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता हुआ है फ्रेगमेंट पीक्स बने, इसका मतलब डिटेक्टर ने तो उसको काउंट किया है। द कंपाउंड हैज़ नो मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं है, नहीं ये भी गलत है, मॉलिक्यूलर मास है तभी तो उसकी फ्रेगमेंट आइस पीक बने हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन इज़ अनस्टेबल, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अनस्टेबल है, जल्दी से टूट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नंबर 4, अ सैंपल कॉन्टेंट 2 आइसोटोप, 75% जो इसका एक आइसोटोप है और 25% आइसोटोप है। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहूँ कि जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स भी आपको डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, व्हाट पैटर्न वुड मोस्ट लाइकली अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रम, क्या हो सकता है? तो एक 75% पे आ रहा है, एक 25% पे आ रहा है। जिस तरह हमने अपने लेक्चर में शुरू में हमने देखा था मुख्तलिफ पीक्स बनती है, एक आइसोटोप पीक भी है। तो एक आइसोटोप आपका 75% पे है, एक 25% पे, इसका क्या मतलब हुआ, ओनली वन पीक एट 35, नहीं दोनों आइसोटोप है, दोनों की पीक नज़र आएगी आपको। 2 पीक्स ऑफ इक्वल हाइट एट 35 एंड 37, नहीं इक्वल नहीं बनेगा, एक 75% पे एक 25% पे है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 पीक्स विद द 35 पीक अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हायर देन द 37 यूपी की, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आइसोटोप ए को आप देखें 75% पे बन रहा है, इसका मतलब वो थर्ड टाइम जो है वो हायर है आइसोटोप बी से। अ सिंगल पीक है 36, नहीं 36 का तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं 4 ऑप्शन पे जा रहा हूँ, और जो बेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है।
मैं अभी टॉपिक पढ़ के आया हूँ, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं जो है वो सही ऑप्शन की तरफ जो है मैं आसानी से जा सकता हूँ। आप भी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जब टॉपिक आपका जो है वो क्लियर होगा, तभी आप ऑप्शन को सही क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो गलत करके आ जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, अ मोलिकुलर आयरन पीक इज ऑब्जर्व्ड एट मास टू चार्ज इज इक्वल टू 72, अनदर इंटेंस फ्रेगमेंट पीक अक्योर्स एट मास टू चार्ज 57। तो मैं देखे सवाल में ही मेरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर है। एक मोलिकुलर आयरन जो कि मोलिकुलर मास है वो आपका 72 है और फ्रेगमेंट पीक जो है वो 57 पे बन रहा है। तो मेरा सवाल में ही कंसेप्ट क्लियर है कि इस सैंपल का जो है मोलिकुलर मास 72 होगा और जो फ्रेगमेंट पीक यानी जो है बेस आयरन पीक सबसे जो हाईएस्ट होगी वो 57 है। तो सवाल में मेरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ए ऑप्शन है, द कंपाउंड हैज़ अ मोलिकुलर मास ऑफ 57। नहीं, गलत है, ये मोलिकुलर मास ही नहीं हो सकता। बी देखें, अ कंपाउंड हैज़ अ मोलिकुलर मास ऑफ 72 एंड अ फ्रेगमेंट ऑफ मास से 57 इज पार्टिकुलरली स्टेबल। अब देखें इसने क्या वर्ड यूज़ किया, पार्टिकुलर स्टेबल। जी ये भी हो सकता है, या इसकी जगह अगर उसने बेस आयरन पीक का वर्ड इस्तेमाल किया होता तब भी मैं इसको ओके कर देता। तो ये ऑप्शन मेरे लिए सही है। इसको मैंने अभी अपने जो है वो अपने उसमें रखा हुआ है साइड पे, लेकिन मैं सी और डी में भी जाऊंगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ऑल ऑफ दीज में भी आ जाता है। द फ्रेगमेंट पीक मस्ट ऑलवेज बी टॉलर देन अ मोलिकुलर आयरन पीक। हाँ जी सही बात है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है, एक डेटा नहीं है, एक 72 का भी दे रहा है, 57 का भी दे रहा है। तो एक बात तो उसकी सही है, दूसरी उसमें बात क्लियर नहीं है। द मोलिकुलर आयरन पीक इज इनकरेक्ट बिकॉज अनदर पीक इज प्रेजेंट। नहीं, ये ऑप्शन भी जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज़ द बेस्ट आंसर। तो दोस्तों, तो आपने जब टॉपिक जब आपने सही से पढ़ा होगा तो आप एमसीक्यूज़ भी सही से कर सकते हैं, चाहे जितने क्रिटिकल थिंकिंग, चाहे कितने ही डेप्थ में क्वेश्चन हो, चाहे कितने ही कंफ्यूज्ड और जो है वो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन हो। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका जो है वो जो इसके आइडियाज़ हैं, जो इसकी जो डीप स्टडी है आपने उसकी की हुई है, तो इंशाल्लाह जो है आप इसके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक और टॉपिक के साथ। अभी हम फ़िलहाल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ हम चला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा होगा और इसी तरीके से आपने आगे स्टडी भी करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है, आप भी अच्छी जगह जा सकते हैं, अच्छी पोजीशन ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।